एवरीवन, आई एम रेखा गर्ग। वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपको पता ही है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का, तो इट मीन्स सभी चीजें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, सब कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाता है। जब भी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो मेनली एक गुडविल के साथ साथ एसेट्स और लायबिलिटीज को भी रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री प्लस वैल्यू। एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से वैल्यू करना होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, या किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो हम रीवैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज को करते क्यों हैं? देखो, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज पहले से बैलेंस शीट में शो की हुई हैं, जब भी वो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा वो उस वैल्यू पे शो की हुई होंगी। ये लायबिलिटीज पे जिस भी वैल्यू पे शो की हुई है, जरूरी नहीं है जिस दिन नए पार्टनर का एडमिशन हो या पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो, उस दिन भी वो सभी एसेट्स उसी वैल्यू पर हो। उनकी वैल्यू, एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब इस केस में क्या होगा, एक डिस्प्यूट की कंडीशन आ सकती है कि भाई अगर एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या लगता है कि एसेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, हमने तो इसको अच्छा खासा बेनिफिट दे दिया, भाई ये नया पार्टनर आया और उनके अंदर अपना बेनिफिट ले गया, ठीक है। और अगर वैल्यू कम थी तो न्यू पार्टनर के मन में रहता है कि नहीं, उसकी वैल्यू तो काफी कम थी, मुझे तो लॉस हो गया। सेम वे में लायबिलिटीज का, भाई लायबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू ज्यादा थी, मुझे नहीं बताया तो मेरे को तो बिना बात का लॉस हुआ। और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि लायबिलिटीज की वैल्यू जो थी वो बुक्स के अंदर काफी कम दिखाई हुई थी बहुत ज्यादा। तो मतलब किसी भी पार्टी की वजह से, किसी भी पार्टी से डिस्प्यूट आ सकता है। तो इस डिस्प्यूट को बिल्कुल खत्म करने के लिए जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, या किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट, या इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, हम सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। और रीवैल्यू करने के लिए हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा? सबसे पहले इसका फॉर्मेट है, इसमें आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो अपना नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और नॉमिनल का आपको रूल पता ही होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब यहाँ पर देखो, डेबिट हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। अब एक बार सोचने की है, देखो फर्म को लॉस कैसे हुआ, एसेट्स और लायबिलिटीज में। तो अगर फर्म की एसेट्स की वैल्यू डाउन जाती है, किसी भी बिजनेस की अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन जाती है तो वो बिजनेस का लॉस ही होगा, या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू अप जाती है तो ये भी बिजनेस के लिए एक लॉस ही होगा, ठीक है। साथ में अगर कोई भी हमारी लायबिलिटी अब एराइज हो गई है जिसको हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो वो भी हमें एक्स्ट्रा ही अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी वो भी एक तरह से फर्म का लॉस ही होगा। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इसको कह सकते हैं, मतलब जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ बट वो अब एराइज हो गई। तो ये सब लॉसेस हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे उसके डेबिट साइड पे इन सभी आइटम्स को शो करना है। तो डेबिट साइड पर क्या आ जाएगा अपना, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो वो इसके डेबिट साइड में आ जाएगी। साथ में कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसको पहले बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ बट अब रीवैल्यूएशन के टाइम पे हमें पता चलता है कि ये लायबिलिटी भी थी जिसको हमने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो उसको भी हम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब उसके बाद हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में क्या होगा, अब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी फर्म के लिए फायदा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब फर्म का फायदा किस चीज में है, एसेट की वैल्यू बढ़े,
लायबिलिटी की वैल्यू कम हो या कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट अराइज हो जाए जिसको हमने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। ठीक है, इसके रिवर्स पॉइंट हो गए। यहाँ पर एसेट का डिक्रीज होना, अब बेनिफिट क्या है, एसेट का इंक्रीज होना। यहाँ पर था इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी। यहाँ पर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होना। अब अनरिकॉर्डेड, यहाँ पर लायबिलिटी है तो यहाँ पर आ जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट। कोई भी एसेट अगर हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई, अब हमें पता चलता है कि ये भी एसेट हमारे बिजनेस में थी, तो उसको भी हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एक तो ये वाली चीज है इजीली मतलब याद रखने के लिए, बाकी जर्नल एंट्रीज के साथ भी याद रख सकते हैं। जैसे किसी भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, देखो एसेट्स का सभी का बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है, एसेट्स का बैलेंस होगा डेबिट, तो एसेट अगर इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट ही करेंगे। और लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। और रिवर्स सिचुएशन में दोनों का रिवर्स हो जाएगा। मींस देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹5 लाख। बुक वैल्यू मतलब बुक्स में बिल्डिंग शो की हुई है 5 लाख रुपीस की, एंड मार्केट वैल्यू इज ₹4,50,000। जो मार्केट वैल्यू है बिल्डिंग की वो कितनी आई है, 4,50,000। मतलब री वैल्यू जब हमने एसेट्स को किया तो उसमें पता चला कि जो मार्केट वैल्यू है बिल्डिंग की वो 4,50,000 रुपीस है। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, 50,000 रुपीस वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो 50,000 वैल्यू जब डिक्रीज हुई है तो हमें इस बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि बिल्डिंग का बैलेंस जो होगा, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और जब बिल्डिंग अपनी डिक्रीज हुई है तो डेबिट वाली कोई भी चीज डिक्रीज होगी तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री अपनी क्या बनी, जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। जितना भी डिक्रीज हुई, जैसे यहाँ पर 50,000 डिक्रीज हुई तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000 रुपीस। ठीक है, अब इसकी दूसरी कंडीशन लेते हैं, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹6 लाख। अब मार्केट वैल्यू क्या है बिल्डिंग की, 6 लाख रुपीस। मींस जो बिल्डिंग है वो 5 लाख से 6 लाख पे आती, तो 1 लाख रुपीस जो मार्केट वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो 1 लाख रुपीस अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी तो बिल्डिंग अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग का जो ऑलरेडी बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो जर्नल एंट्री अब यहाँ पर क्या होगी, इस केस में ये हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये है मतलब एसेट की वैल्यू डिक्रीज या फिर इंक्रीज होने पर एंट्री। अब इसको डिवैल्यूएशन अकाउंट में, जैसे अगर वैल्यू डिक्रीज हुई है 50,000 रुपीस तो हमने क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर आ जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, हमें उस एसेट का नेम ही लिखना है जो भी डिक्रीज हुई है, तो यहां पर आ जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, और अगर ये वैल्यू इंक्रीज होती है 1 लाख रुपीस, दोनों में से एक ही केस होगा, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अगर ये इंक्रीज हो जाती तो इंक्रीज इन एसेट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर बाय बिल्डिंग अकाउंट। इंक्रीज हुई है, हमारी अमाउंट आई है 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख आ जाएगा। डिक्रीज की अमाउंट है अपनी 50,000 रुपीस, तो यहाँ पर 50,000 रुपीस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना एसेट का केस। अब एक एग्जांपल लेते हैं लायबिलिटीज का। सपोज क्रेडिटर्स अपीयर्ड इन बैलेंस शीट इज ₹20,000। एसेट्स में लायबिलिटीज में जो अपने क्रेडिटर्स दिखाए हुए हैं वो कितने हैं, 20,000 रुपीस, and creditors worth ₹2,000 were not recorded in the books. Assets में बैलेंस शीट में दिखाए हुए 20,000 रुपीस और 2,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वो अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किए, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड होना रह गए हैं। रह गए तो मतलब क्या हुआ कि हमें और उनको रिकॉर्ड करना है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो जनरल एंट्री क्या होगी, लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट, अगर कोई भी अमाउंट क्रेडिट की इंक्रीज होती है तो अगेन उसको क्रेडिट ही करेंगे।
तो अब यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 2000 रुपीज से, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, क्रेडिटर्स रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या करना है, उसको क्रेडिट ही कर देना है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई, तो यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की जगह पर क्या लिखना है, टू क्रेडिटर्स 2000 रुपीज। ठीक है, अब इस चीज को रिवर्स ले लेते हैं। सपोज 2000 रुपीज के क्रेडिटर्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाए, या किसी ने क्लेम किया ही नहीं कि हमें आपसे 2000 रुपीज लेने हैं, मीन्स क्या हुआ, 2000 रुपीज के क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो अगर 2000 रुपीज के क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाते हैं, क्रेडिटर्स का बैलेंस कौन सा, क्रेडिट बैलेंस, और वो डिक्रीज हो गया तो हम उनको क्या करेंगे, डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2000 रुपीज। जो क्रेडिटर्स हैं वो हो जाएंगे डेबिट रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, तो हम एंट्री करेंगे उसकी बाय क्रेडिटर्स 2000 रुपीज। ठीक है, तो ये था अपना एसेट इंक्रीज या डिक्रीज होना, और साथ में लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होना। साथ में कोई भी चीज आ सकती है, मतलब कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जैसे कोई भी हमने कंप्यूटर परचेज किया जिसको हमने बुक्स में नहीं शो किया हुआ, तो उसको अब शो करना है, तो शो करेंगे तो ये अपने लिए अच्छी बात है कि अपनी एक एसेट मिल गई है, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। ठीक है, कोई भी अपनी लायबिलिटी थी जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया या रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो उसको हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे। कोई भी लायबिलिटी जैसे अभी हमने लिया क्रेडिटर्स से। ठीक, तो ये सब करने के बाद आपको टोटल करना है, जिस भी साइड का ज्यादा होगा, डेबिट साइड का ज्यादा होगा तो डेबिट साइड का पहले करना है, क्रेडिट का ज्यादा होगा तो क्रेडिट का। अब देखो डेबिट साइड में अपने क्या थे, लॉसेस थे। ठीक है, तो लॉसेस अगर ज्यादा होंगे, इस साइड से बेनिफिट्स हमारे कम होंगे, तो बैलेंसिंग में क्या आएगा, लॉसेस ही आएंगे, तो उन लॉसेस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। सपोज यहाँ पर जैसे अपना कितने भी अमाउंट 50 और 2, यहाँ पर 52,000 है और यहाँ पर 50,000 है, 2 ही ले लेते हैं, यहाँ पर 52,000 और यहाँ पर 2,000 है, तो बैलेंस कितना आया 50,000, और वो 50,000 रुपीज का जो बैलेंस है वो डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ध्यान रखना इसमें नए पार्टनर की ना तो कोई गलती है ना ही उसको कोई बेनिफिट मिलेगा, तो जो भी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है न्यू पार्टनर की एंट्री से पहले बनता है, तो इससे जो भी कुछ मिलेगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो 50,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। Suppose A and B are partners, so A's capital account and B's capital account in their old profit sharing ratio. ठीक है, अब रिवर्स भी हो सकता है, भाई अपने बेनिफिट्स ज्यादा हैं और अपने जो लॉसेस हैं वो कम है, मतलब जो एसेट्स की वैल्यू जो कम हुई है वो कम है और लायबिलिटीज की वैल्यू जो घटी है वो ज्यादा है, या एसेट्स की वैल्यू जो बढ़ी है वो ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, सपोज यहाँ पर अमाउंट अपनी आ रही है 1 लाख रुपीज, यहाँ पर आए 50,000 रुपीज, तो 1 लाख में से 50,000 रिमेनिंग बैलेंस अपना होगा 50,000 रुपीज का, ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। ठीक है, तो ये है अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री बहुत इजीली हो जाएंगी, जो भी अमाउंट उसके डेबिट में आएंगी, ऐसे भी कर सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू स्टॉक, जो भी चीजें अपनी ये एसेट डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इस साइड से जो भी चीजें आ रही है, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लॉजिकली करना चाहो तो ये सब मैंने बता दिया, बाकी इससे भी इजीली हो जाएंगी आपकी एंट्रीज। लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस डिवाइड करना है, प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, लॉसेस के लिए हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन बनाने के बाद जब भी आप लास्ट में बैलेंस शीट बनाओगे, इन सब का इफेक्ट
साथ में दिखाना है। मतलब जिस भी एसेट या लायबिलिटी को आपने रीवैल्यू किया है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है या उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो उसको भी आपको बुक्स में शो करना है। मीन्स जैसे यहाँ पर हमने लिया था कि भाई बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख रुपीज थी एंड उसको रीवैल्यू किया फिर 4,50,000 में, तो जो नेक्स्ट बैलेंस शीट में बनेगी आफ्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर या आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो कितनी होगी 4,50,000 रुपीज। मतलब रीवैल्यूएशन का पूरा इफेक्ट अपनी नेक्स्ट जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर भी पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।